इस वक्त हम खड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा के आगे। जी हां, सबसे बड़ा और अहम राज्य जहां पर 403 विधानसभा सीटें, उन्हीं पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि क्या चुनावी नतीजे इस बार रहने वाले हैं। आज चुनावी तारीखों का ऐलान हो जाएगा, लेकिन इस बीच आपको समझा देते हैं 2017 में जब चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में, तब क्या वहां पर हाल था और क्या था वहां का सियासी समीकरण, यह भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच आपको यह बता दें कि उस वक्त जो 2014 का चुनाव हुआ था लोकसभा की, उसका छाप देखने को मिली थी। उसकी एक प्रचंड जीत की जो लहर मोदी की बही थी, वो यहां 2017 के चुनाव में भी हावी रही थी। तब अखिलेश ने हाथ मिलाया था कांग्रेस के साथ और नारा दिया था कि काम बोलता है, लेकिन काम एक तरीके से आंकड़ों में जब तब्दील हुआ तो दिखाई नहीं दिया। बीजेपी प्लस यानी कि बीजेपी जब गठबंधन के साथ सामने आई तो बीजेपी की 325 सीटें यहां पर आप देख सकते हैं, प्रचंड जीत यहां पर बीजेपी की दिखाई दी। समाजवादी पार्टी के खाते में से 47 सीटें आई, बीएसपी के खाते में 19 सीटें आई, कांग्रेस 7 सीटें यहां पर हासिल कर पाया, वहीं अन्य के खाते में केवल 5 सीटें। यानी कि बीजेपी और अलायंस ने 325 सीटों के साथ उत्तर प्रदेश में अपनी धाक जमाई और इसी जीत को आगे बढ़ाने के सिलसिले में अब बीजेपी अग्रसर है। और ये तमाम कोशिशें की जा रही हैं कि जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, वो समाजवादी पार्टी के साथ जरूर इस चुनाव में जुड़ गए हैं। चाहे हम जयंत चौधरी की बात कर लें, ओपी राजभर की बात कर लें, वो सब इस वक्त समाजवादी पार्टी का साथ दे रहे हैं। जो रथ यात्रा अखिलेश यादव निकाल रहे हैं समाजवादी पार्टी की ओर से, जो बस चल रही है, उसमें भी ये तमाम चेहरे देखे जा सकते हैं। लेकिन एक बार फिर से आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2019 जब 80 सीटें उत्तर प्रदेश की, तब 62 सीटों पर बीजेपी का दबदबा। और एक बार फिर से गठबंधन ने यहां पर अपनी धाक जमाई, 62 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। वहीं बीएसपी के खाते में 10 सीटें आई, एसपी के खाते में यहां पर 5 सीटें आई, कांग्रेस के खाते में 1 सीट, जबकि अन्य के खाते में 2 सीटें। तो कुल मिलाकर जब यहां 2019 में समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से गठबंधन को अपना सहारा बनाया, एक बार फिर वो स्ट्रैटेजी फेल हो गई समाजवादी पार्टी के लिए। तो क्या इस बार गठबंधन काम आएगा समाजवादी पार्टी के लिए? नहीं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। अब सीधे आपको लिए चलेंगे उत्तराखंड। मेरी सहयोगी अर्पिता आर्या उत्तराखंड के आंकड़े आपके सामने पेश करेंगी। और देखिए नेहा, उत्तर प्रदेश की तस्वीर तो आपने दिखाई और ये साफ हुआ कि उत्तर प्रदेश में रण बहुत तगड़ा होने वाला है, लेकिन हाल उत्तराखंड का भी कम नहीं है। यहां पर भी जो रण है वो बहुत तगड़ा होने वाला है। वो इस लिहाज से क्योंकि एक साल में आप देखिए 3 मुख्यमंत्री चेहरे यहां पर बदले गए, लेकिन अभी अनाउंसमेंट आम आदमी पार्टी ने ही अपने मुख्यमंत्री का किया है। और प्रमुख बात यह है कि इस बार अब टक्कर में आम आदमी पार्टी भी कूद पड़ी है। ये जरा आंकड़े दिखा रहे हैं उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के 2017 के कुल सीट 17 और 70, और यहां पर बीजेपी जो है वो 56 सीट लाई, कांग्रेस 11, यानी 2 टक्कर अगर सामने देखें तो बीजेपी और कांग्रेस की थी। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी भी मोर्चा संभाले हुए है, चुनावी रण में उतर चुकी है और हर पार्टी यहां पर 60 प्लस का नारा दे रही है। लेकिन उत्तराखंड का इतिहास रहा है कि यहां पर परिवर्तन हर बार होता है। क्या इस बार भी यहां परिवर्तन होगा, ये एक प्रमुख सवाल है, क्योंकि जितने ही दल यहां पर मोर्चे पर है वो सब ये दावा कर रहे हैं कि इस बार तो 60 के प्लस वो जाने वाले और सरकार उनकी ही बनने वाली है। चलिए अब लोकसभा की जरा स्थिति देख लेते हैं। उत्तराखंड लोकसभा चुनाव 2019, यहां पर 5 सीटें, यानी कुल सीट देखिए 5, और उन 5 पे कब्जा अगर किसी का था तो वो कोई और नहीं, बीजेपी ने 5 की 5 सीटों पर कब्जा किया। बीएसपी ने खाता भी नहीं खोल पाया और कांग्रेस का भी यहां पर खाता नहीं खुला था। तो ये स्थिति लोकसभा और विधानसभा की रही है। इस बार स्थिति वहां क्या बनती है ये देखना होगा। लेकिन उससे भी दिलचस्प रण पंजाब का है, लिए चलते हैं गौरव में साथ। उत्तर प्रदेश की बात हो या उत्तराखंड की, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत। लेकिन अगर पंजाब की बात करें तो स्थिति बिल्कुल उससे अलग। पंजाब में क्या स्थिति है? अगर 2017 के चुनावों की बात करें, 117 सीटें कुल मिलाकर पंजाब में, कांग्रेस पार्टी की 77 सीटें। यहां पर नरेंद्र मोदी वेव की अगर बात की जाए तो नहीं थी पंजाब में, अगर थी तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने रोक लिया था उस वेव को, कांग्रेस पार्टी ने रोक लिया था। लेकिन अब कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस पार्टी नहीं बीजेपी के साथ है। आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर थी और आम आदमी पार्टी जबरदस्त मेहनत कर रही है। 20 सीटें थी आम आदमी के पास, अकाली दल अब भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, 15 सीटें थी उनकी, भाजपा की 3 थी, अन्य की 2।
इस बार समीकरण क्या बदल रहे हैं। देखिए, इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक एक बहुत बड़ा मुद्दा उभर कर आ रहा है। न केवल पंजाब में बल्कि देश भर में अब इस तरह के प्रश्न उठ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक एक सीमावर्ती राज्य में कैसे हो गई। सहयोग, प्रयोग, विफलता, ये सब प्रश्न पूछे जा रहे हैं। क्या इसका असर केवल पंजाब तक सीमित रहेगा, उत्तर प्रदेश में रहेगा, उत्तराखंड में रहेगा, बाकी राज्यों में रहेगा? ये एक दिलचस्प प्रश्न है। लेकिन उसके साथ ही साथ जब हम एक मोदी वेव की बात करते हैं, वो मोदी वेव देश के अलग अलग हिस्सों में बह रही थी। पंजाब में क्या स्थिति थी? कुल मिलाकर 13 सीटें, कांग्रेस के पास थी 8 सीटें। इस मोदी वेव के बावजूद बीजेपी के पास 2, अकाली दल के पास 2, आम आदमी पार्टी के पास 1, और यहां पर आम आदमी पार्टी भी बहुत जबरदस्त प्रयास कर रही है पंजाब में। पंजाब में कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो चरणजीत सिंह चन्नी, नवजोत सिंह सिद्धू, आपस में दोनों का थोड़ा टकराव भी नजर आ रहा है। अगर आज के ही चुनावों, जो निकाय चुनाव हुए हैं, मेयर आम आदमी पार्टी के पास सबसे ज्यादा सीटें थी, लेकिन सबसे ज्यादा सीटें होने के बावजूद जो महापौर बन रही हैं वो भारतीय जनता पार्टी की बन रही हैं। इसको लेकर भी तनाव बहुत ज्यादा है। तो पंजाब इन चुनावों में एक बहुत दिलचस्प एक नतीजा लेकर आएगा। क्या ये मोदी लहर अभी है या नहीं, और मोदी लहर क्या गोवा तक पहुंच रही है या नहीं, वो बताएंगी मेरी सहयोगी श्वेता झा। गोवा, जी हां, एक ऐसा टूरिस्ट डेस्टिनेशन जिसे न सिर्फ हमारे देश के लोग बल्कि विदेशी भी यहां पर आते हैं और महीनों और सालों रह जाते हैं, रच जाते हैं, बस जाते हैं इस तटीय इलाके, तटीय क्षेत्र में। चलिए, यहां की बात अगर हम करें गोवा विधानसभा चुनाव 2017 की, तो यहां पर आपको हम बता दें 40 विधानसभा की यहां पर सीटें हैं। बीजेपी 13 प्लस उस बार मिला था, कांग्रेस को 17 सीटें मिली थी, एनसीपी 1, जबकि अन्य के खाते में 9 गया था। अगर हम 2017 की बात करें तो मुकाबला ऐसे अगर आप देखें, आज भी अगर आप याद करें तो आपको हैरानी होगी कि सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस होने के बावजूद वो सत्ता में नहीं आ पाई। जी हां, सत्ता में कौन आया? बीजेपी, और वो भी रातों रात। एक ऐसा गेम चेंजर प्लान बनाया अमित शाह ने और साथ ही साथ नितिन गडकरी ने मिलकर के कि रातों रात पूरा का पूरा समीकरण बदल गया। सभी यही सोच रहे थे कि कांग्रेस यहां पर सरकार बनाने वाली है, लेकिन रातों रात एक ऐसा प्लान बना जिसमें अमित शाह ने साफ तौर पर कह दिया था कि नितिन गडकरी को कि यहां पर गोवा में हमें सरकार बनाना है, और ऐसे में नितिन गडकरी बन गए और लग गए गोवा में सरकार बनाने के पीछे। लोकल पार्टी साथ आई, लेकिन उन्होंने रखी एक शर्त, और वो शर्त थी कि मनोहर पर्रिकर अगर यहां पर सीएम बनते हैं, सीएम बनाया उन्हें जाता है, तभी वो उनके साथ आएंगे। हरी झंडी मिली प्रधानमंत्री से खुद से, और उसके बाद जाकर रातों रात, यानी कि अर्ली मॉर्निंग, जिस दिन ये चुनाव के नतीजे सामने आए थे उसके ठीक दूसरे दिन ये साफ हुआ कि मुख्यमंत्री होंगे मनोहर पर्रिकर, और गोवा में बन गई सरकार बीजेपी की। बेहद दिलचस्प था 2017 का विधानसभा चुनाव, और अब वहां का समीकरण और भी दिलचस्प हो गया है, क्योंकि वहां अब 1-2 प्लेयर्स नहीं है, वहां पर बीजेपी की सरकार तो है ही, लेकिन साथ ही साथ कांग्रेस, जिसे अब वहां के लोकल्स कुछ खास पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जितनी उम्मीदें उन्हें कांग्रेस पार्टी से थी वो उन्होंने पूरी नहीं की। जो वहां की क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो इस वक्त वहां पर काफी काम कर रही हैं, यानी कि वहां के जो लोकल्स हैं अब उनका कहीं ना कहीं विश्वास उन क्षेत्रीय पार्टियों की तरफ है। इस बीच कूद पड़ी है आम आदमी पार्टी भी इस रण में, और अब देखना होगा कि आम आदमी पार्टी, क्योंकि वहां पूरे गोवा में आप बैनर देखेंगे एक चांस केजरीवाल, क्या केजरीवाल को एक चांस मिलता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। मणिपुर में क्या हाल है ये जानने के लिए सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी सईद अंसारी के पास। बहुत धन्यवाद श्वेता। मणिपुर राजनीति दोस्तों कहते हैं कि आशाओं आकांक्षाओं का खेल है, और अगर राजनीति में कोई चमत्कार होता है तो वो चमत्कार मणिपुर ने कर दिखाया है। कुल 2017 का अगर आंकड़े बताएं तो 60 सीटें, और सबसे बड़ा दल कांग्रेस 28, बीजेपी 21, लेकिन सरकार किसने बनाई? सरकार बनाई बीजेपी ने 21 होते हुए भी। क्यों? क्योंकि यहां पर एनपीएफ और एनपीपी का साथ उसे मिला, और लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि रामविलास पासवान, चिराग पासवान की एक सीट भी थी, वो भी उनके पास गई। लेकिन उससे ज्यादा दिलचस्प यह हुआ कि कांग्रेस के विधायक टूटे, वो बीजेपी में गए, फिर बीजेपी के विधायक टूटे, वो कांग्रेस में आए, और आज स्थिति ये हो गई है कि 28 और 29, अगर अभी इस वक्त की हम बात करें
क्योंकि बस अब तो चुनाव की घोषणा अब से कुछ ही देर में यानी कि 15-16 मिनट में होने वाली है। तो ये मणिपुर है जहां पर बीजेपी ने एक चमत्कार किया था और वो राजनीतिक दल जो राजनीति में अपनी सरकार बनाने के लिए चमत्कार की आशा करते हैं, मणिपुर एक ऐसा राज्य है जिसने वो आशा को फलीभूत किया था और उसे सत्य कर दिखाया था।